नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, हम लोग समान अध्ययन के संबंधित क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, जिसमें एक प्रैक्टिस सेट लगाया जा चुका है, उसी के क्रम में दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया। तो हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। कहाँ पराजित किया? तो नर्मदा नदी के तट पे पराजित किया था। यह जो है किससे पता चलता है कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने जो है पराजित किया? तो ऐहोल अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। उसमें यह वर्णित है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया। अगला क्वेश्चन देखिए, सीयू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो सीयू की जो यात्रा विवरण है वह आपका हुएनसांग से जुड़ा हुआ है। हुएनसांग भारत की यात्रा पे आए थे 629 ईस्वी में। 16 वर्षों तक ये जो है भारत में रहे और 645 ईस्वी में चले गए थे। इन्हें यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। 6 वर्ष तक इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था। उस समय वहाँ के कुलपति शीलभद्र थे। यहाँ ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो जैन तीर्थकर थे पारसनाथ, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके जन्म का जो प्रतीक है वह सर्प है। कमेंट करके बताइए महावीर स्वामी के जन्म का क्या प्रतीक है। और पारसनाथ किस क्रम के जैन तीर्थकर थे? पारसनाथ के पिता का नाम अश्वसेन था तथा माता का नाम वामा देवी था। तो आप लोग कमेंट करके बताइए पारसनाथ किस क्रम के जो है जैन आचार्य थे और महावीर के जन्म का प्रतीक क्या है? इनका तो सर्प हो गया। इनका जन्म वाराणसी में हुआ। इनके पिता का नाम अश्वसेन था, माता का नाम वामा देवी था। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया? गांधी जी कभी इस तरह का उग्र नारा नहीं देते थे, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दे दिया। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को आरंभ हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन को कांग्रेस समिति के द्वारा स्वीकृति कब मिली? तो 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन की कांग्रेस कार्य समिति द्वारा स्वीकृति मिल गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कब हुआ, कहाँ हुआ? तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक था 1674 ईस्वी में पंडित गंगा भट्ट के द्वारा कराया गया। कहाँ कराया गया? रायगढ़ में। तो ये रायगढ़ ही शिवाजी की राजधानी थी। इसको आप शिवराय करके याद कर सकते हैं, शिवराय, कि शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ और रायगढ़ ही उनकी राजधानी है। शिवराम आप कर लेंगे तो शिवाजी के गुरु का पता चल जाएगा। शिवाजी के गुरु कौन थे? आध्यात्मिक गुरु रामदास थे और राजनीतिक गुरु कोदंड देव थे। तो दोनों पूछता है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास थे और राजनीतिक गुरु कोदंड देव थे। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ, यही इनकी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के पुराने किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो दिल्ली का जो पुराना किला था उसके वर्तमान स्वरूप का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 के बीच दिल्ली पर शासन किया था और शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर किले के फतह के दौरान हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम बिहार में स्थित है, जो हिंदू मुस्लिम कला का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली की सूत्रपात की? तो सहायक संधि प्रणाली किसके द्वारा लाई गई थी? बेल्जली के द्वारा, लॉर्ड बेल्जली के द्वारा सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया गया। सहायक संधि प्रणाली के अंतर्गत इसको स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? आप लोग कमेंट करके बताइए। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसके लिए आप एक, जैसे राजधानी परिवर्तन पूछता है और नवाब पूछता है, तो इसको मुकामा और मुकाम जाकाजा याद कर लीजिए, तो इससे आप क्लियर हो जाएंगे। जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय जाफ़र नवाब था। जाफ़र, कासिम, जाफ़र, एक क्रम है, पहले जाफ़र बना बक्सर के युद्ध के बाद, फिर कासिम बना, फिर जाफ़र बना। और जो राजधानी का परिवर्तन पूछता है, मुंगेर, कासिम ने जो है राजधानी मुंगेर से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफ़र था। जाफ़र को हटा के फिर कासिम को बनाया गया था, फिर उसके बाद कासिम को हटा के जाफ़र को बना दिया गया था। तो जब बक्सर की लड़ाई हुई उस समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफ़र था। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक कौन है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया का लेखक दादा भाई नौरोजी हैं, जिन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजकुमार शुक्ल नाम के एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी को इनसे लखनऊ में मिलके इन्हें जो है नील की खेती के संबंध में चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी चंपारण पहुंचे और किसानों का नेतृत्व करते हुए चंपारण विद्रोह का शुभारंभ किया। चंपारण विद्रोह में विरोध का मुख्य कारण ये था कि जो किसान थे उन्हें अपने 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। चंपारण आंदोलन का परिणाम भी पूछता है क्या हुआ? तो चंपारण आंदोलन के द्वारा जो है जो बागान मालिक थे उन्हें किसानों से वसूल की गई अतिरिक्त 25% की राशि जो है वापस करनी पड़ी। तो जो बागान मालिक थे वो किसानों से ज़्यादा टैक्स वसूलते थे, पैसा ले लेते थे, तो जो अधिक वसूली किए थे 25%, वह जो है चंपारण आंदोलन के बाद जो है उन्हें वापस करना पड़ा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान कहाँ है? वाराणसी में है। बाकी लखनऊ में तो बहुत सारे अनुसंधान हैं, विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र, वनस्पति अनुसंधान केंद्र, बहुत सारे हैं, सबको देख लीजिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति की घोषणा कब की गई? तो सेज नीति की घोषणा अप्रैल 2000 ईस्वी में की गई। ऑप्शन ए सही है। अप्रैल 2000 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति की घोषणा की गई और 2001 में इसको स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है। तो जो भारतीय संविधान का अभिभावक है वह सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 132, 133 एवं 228 में संविधान की व्याख्या करने का अंतिम जो अधिकार है वह सर्वोच्च न्यायालय को है कि कोई कानून संविधान के सम्मत है या नहीं, यह अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक या अभिभावक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? तो समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18। विरोध का अधिकार नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद 23। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 25। तो यहाँ पे विरोध का अधिकार नहीं दिया गया है, बाकी समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? तो संविधान का संरक्षक या मूल अधिकारों का संरक्षक? सबका संरक्षक क्या है?
न्यायपालिका है। अगला क्वेश्चन देखिए, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था इसे अनुच्छेद 301 के अंतर्गत विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में महिला समृद्धि योजना कब शुरू की गई? तो भारत में 1993 ईस्वी में महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 1993 को महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन किससे संबंधित है? तो जो अक्षय पात्र फाउंडेशन है वह बच्चों को पोषण से प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को मध्यमान भोजन से संबंधित है। यह एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना सन 2000 ईस्वी में की गई थी। यह बेंगलुरु में इसका मुख्यालय स्थित है। यह प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को मध्यमान भोजन निःशुल्क जो है उपलब्ध कराता है। इसके लिए इसे जो है एक पुरस्कार भी दिया गया था, बहुत चर्चित पुरस्कार 2018 में मिला था, दिमाग में नहीं चढ़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी। तो किसके द्वारा लाई गई थी? हरित क्रांति के बाद भारत सदाबहार क्रांति की ओर अग्रसर हुआ, जो एम.एस. स्वामीनाथन के प्रयोग द्वारा लाई गई, जिसका नेतृत्व जो है एम.एस. स्वामीनाथन ने किया था। इन्होंने ही उस पर बल दिया, सदाबहार क्रांति पे। अगला देखिए, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर वर्ष बजट पेश करने के पहले संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है और यह आर्थिक सर्वेक्षण जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें विगत वर्ष का पूरा एक वर्ष का लेखा जोखा रहता है। निम्नलिखित में से कौन असम में स्थित है? तो असम में जो स्थित झील है वह चापनाला झील है, चंदुबी झील है, हाफलांग झील है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। तो बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस का आयोजन सन 2010 से किया जा रहा है। 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ सम्मेलन आयोजित किया गया था। तभी से यह निर्धारित किया गया कि 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान जो है नई दिल्ली में स्थित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण है, गंगा यहाँ कट गया है, किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? तो 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसे 1995 ईस्वी में इसका नाम परिवर्तित करके राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? 2008 में। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के लक्ष्य को संशोधित करते हुए जनसंख्या को स्थिर कब तक लाना है? तो पहले जनसंख्या को स्थिर करने का जो है वर्ष रखा गया था 2045, लेकिन अभी से बढ़ा के क्या कर दिया गया है 2070 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है। प्रजनन दर 2.1% लाने का भी उद्देश्य है। अगला देखिए, भारत में दशक 2001 से 2011 में जनसंख्या की वृद्धि दर क्या थी? तो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 17.7% है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली गौंड जनजाति कौन सी है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो ये भूगोल के रिवीजन में बताया जा चुका है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गौंड है। भारत की जब बात होगी तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति भील है, फिर उसके बाद गौंड आता है। उत्तराखंड की बात होगी तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति थारू है।
केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से लागू हुई? तो 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई। किसान मित्र योजना कब लागू हुई? 18 जून 2001 में। अगला क्वेश्चन, 14 मुख्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1969 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है। पॉलीग्राफ का प्रयोग कब किया जाता है? झूठ का पता लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन, मशीन गन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स पकल थे, इन्होंने मशीन गन का आविष्कार किया। J.L. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया। कार्ल बेंज ने जो है पेट्रोल कार का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन, ऊष्मीय आयनन का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऊष्मीय आयनन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ऊष्मीय आयनन का सिद्धांत भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा के द्वारा दिया गया था। अगला इसमें देख लीजिए, सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की। जेसी बोस ने जो है पौधों में वृद्धि से संबंधित नियम दिया तथा कैस्कोग्राफ की खोज की। H.J. भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉकेट किस पे कार्य करता है? तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। रॉकेट जो है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे है? तो जो गोल्डन आवर होता है वह हृदयाघात से संबंधित है। हृदयाघात आने के दौरान जो पहला घंटा होता है उसको गोल्डन आवर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु EEG का प्रयोग किया जाता है? तो EEG का क्या फुल फॉर्म है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। इसका प्रयोग किया जाता है मस्तिष्क की क्रियाविधि रिकॉर्ड करने के लिए। हृदय की क्रियाविधि के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। और अगला क्वेश्चन देखिए, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचने हेतु? तो बीटा ब्लॉकर एक बहुत ही चर्चित औषधि है जिसका प्रयोग जो है जनरली हृदयघात से बचने के लिए किया जाता है। तो हृदयघात से बचने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? बीटा ब्लॉकर का। अगला क्वेश्चन देखिए, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का क्या कारण है? तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी जो है तंबाकू युक्त गुटखा खाने से होती है। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी तंबाकू युक्त गुटखा खाने से होती है। इसमें मुंह में जो है छाले पड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 जनवरी 2021 को किस मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता के लिए स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार दिया गया? तो स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार पंचायती राज मंत्रालय को दिया गया शासन में पारदर्शिता के लिए। मुख्यमंत्री जब पूछेगा किस मुख्यमंत्री को दिया गया? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2021 में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो RS शर्मा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन आयुष्मान भारत योजना का सही ढंग से संचालन करने के लिए किया गया था। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई? 23 सितंबर 2018 को। बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इससे 1 करोड़ लोग जो है 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों का उपचार किया जा चुका है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी डेट भी बहुत महत्वपूर्ण है। 23 सितंबर 2018 को झांसी के रांची से मोदी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के संचालन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया गया। इसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी RS शर्मा बने। अगला क्वेश्चन, 29 दिसंबर 2020 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहां पर देश के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? तो लेह में। अगला क्वेश्चन, 25 जनवरी 2021 को देश भर में 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। 2021 में इस दिवस का थीम क्या था? तो मतदाताओं को सतर्क, सशक्त, सुरक्षित और जानकार
बनाना। यह 2011 से 2010 से मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो लियोन मेंडोका जो हैं भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 26 से 31 जनवरी 2021 के मध्य किस मंत्रालय द्वारा वर्चुअल भारत पर्व 2021 का आयोजन किया गया है? तो भारत पर्व 2021 का आयोजन जो है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका उद्घाटन जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के द्वारा किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। अगला देखिए, 10 का क्यूब 10 है तो 10 पे क्यूब का 1000 हो गया, तो 2 है, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अनेक संपादकों ने सच्चाई को विकृत करके हित की अपेक्षा हानि अधिक की है। संपादक सच्चाई को विकृत करते हैं, सच्चाई को विकृत करना अधिक हानिकारक है। तो सभी संपादक तो सच्चाई को विकृत नहीं करते हैं, अनेक की बात हो रही है। पहला ऑप्शन नहीं निकलेगा, दूसरा निकल जाएगा कि सच्चाई को विकृत करना अधिक हानिकारक है। अगला देखिए 46 नंबर, इसमें से विषम हमको चूज करना है। तो CX 3 होता है, 24 होता है, 27 होगा। ऐसे ही सबको जोड़िए, 27 आ रहा है, लेकिन जो ऑप्शन डी है उसका 26 आ रहा है, इसलिए डिफरेंस है। बाबी का जन्मदिन 5 जून 2 सोमवार को, उसी वर्ष पिंकी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन को आएगा यदि पिंकी का जन्म 22 सितंबर को हुआ है? तो 5 जून से 22 सितंबर के बीच कितना दिन आएगा? 109 दिन आएगा। 7 से डिवाइड करिए तो 4 विषम दिन आएंगे। तो सोमवार से 4 आप आगे बढ़ जाइए, तो कौन सा दिन आ जाएगा आपका? शुक्रवार आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा दोपहर 3 बजे बने अंतर्विष्ट कोण का मान क्या होगा? तो 3 बजे ऐसे रहता है तो कोण कितना होता है आपका? π/2 होता है, यानी 90 अंश। यदि लाल को नीला कहा जाए, नारंगी को हरा कहा जाए, सफ़ेद को पीला, तो माणिक्य का रंग, तो माणिक्य किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। लाल को नीला कहा जा रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन देखिए, 22 फरवरी 2011 को उत्तर प्रदेश बजट में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु कितने करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए? तो 1200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो मित्रों, ये 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सामान्य अध्ययन से संबंधित। हम आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगते हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।